प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वो सब अच्छा चल रहा है, बहुत ही रोजी सा टाइम है, लेकिन ये सब कुछ टॉप 1 से लेके 10% तक की कहानी है। रेस्ट ऑफ द पीपल जो मिड लेवल हाउसिंग या मैं कहूँ अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी बात अभी बिल्कुल ही पीछे चली गई है, वहां पे क्या चल रहा है सर? बिकॉज यू आर ऑन द ग्राउंड, तो आप उस चीज को बेहतर बता पाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग मुंबई में बन नहीं सकती, क्योंकि जगहों की और दाम इतने बढ़ गए हैं। रेडी रेकनर रेट सरकार ने इतना बढ़ा दिया है और ओवरऑल प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट इतने बढ़ गई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग बन नहीं सकते। और जो रेडी रेक्टर रेट के सेल प्राइस है वो इतने भी ज्यादा है हर एक एरिया में। आप सबर्बन बुलुंड के लोकेशन हो या बोरीवली के लोकेशन देखें, तो वहां भी जो प्राइसेस हैं 20,000 25,000 से ज्यादा है। तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट नहीं कर सकते। तो या सरकार करेगी, या सरकार कुछ जमीन करेंगी जो प्राइवेट सेक्टर कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करके दे सकती है, या जो पेरिफेरल एरियाज में अभी खुल रही है, जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, थाने, पनवेल और ये एरिया में, शायद वहां कुछ हम कर सकें, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट एडवांटेज है वहां आज के तारीख में है। लेकिन सरकार कॉन्स्टेंटली जो कॉस्ट ले रही है, जैसे हम रीडेवलपमेंट करते हैं, तो वहां लगभग 50% जो हम प्राइस में बेच रहे हैं, एवरेज में बात कर रहा हूं, तो 50% ऑफ दैट इज गवर्नमेंट चार्जेस। जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है। मुंबई में आपको जमीन के जो प्राइसेस आप करेंगे, वो उसके हिसाब से भी आपको ये 45 लाख में नहीं जम रहा है। तो मेरे अंदाज से इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, जहां प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरे सिटीज में हो सकता है, वहां इट इज पॉसिबल टू गेट अफोर्डेबल लैंड एंड इट इज पॉसिबल टू डू दिस अफोर्डेबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। और विरार, वसई, ये एरियाज में हो रही है, बट दोज आर पेरिफेरल 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई सिटी, 50-60 किलोमीटर्स अवे। जी जी, आई थिंक मुझे लगता है अरविंद जी, निरंजन जी सही कह रहे कि एक तो हो गया मुंबई, जिस जो हम ये टिपिकल एक मुंबई मानते हैं, चाहे हमारा मेन लैंड आइलैंड सिटी हो या फिर थोड़े से एक्सटेंड जो सबर्ब्स। सबब्स हैं, वो वाली बात हो गई। लेकिन जो पेरीफेरी है, तो मैं एक आंकड़ा इस साल का देख रहा था, वो भी किसी रिपोर्ट में ही था। सो फर्स्ट हाफ की थी, जो ये कह रही थी कि मुंबई ने सेल्स को ड्राइव किया है थ्रू आउट द ईयर, मतलब हाफ ईयर, जिसमें ऑलमोस्ट 50% सेल तो प्रीमियम या मिडिल इनकम ग्रुप की थी, और जो 50% सेल थी वो ऐसे पेरीफेरी से ही आ रही थी जहां 50 लाख से कम के मकान बिके। तो ये क्या एक टिपिकल चीज को दर्शाता है? मतलब फिर तो मुझे लग रहा है कि मुंबई एफिशिएंट है। नहीं, देखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना, और अनफॉर्चुनेटली इसको सॉल्व करना भी आसान नहीं है। जैसा निरंजन जी ने कहा, अगर आपकी लैंड वैल्यू ही ऐसी है तो आप किसी फॉर्मूले के तहत यहाँ पे आप 50 लाख का घर बना ही नहीं सकते। ऊपर से आपकी जो अप्रूवल और तमाम फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो कि रेगुलेटरी पर्पस से या गवर्नमेंट पर्पस से जाती हैं, अगर वो 35 से 50% हैं, तो आपके पास बचा तो प्ले करने के लिए सिर्फ वो छोटा सा जो बाकी बचा हुआ है। तो लैंड फिक्स्ड है आपकी, अप्रूवल कॉस्ट फिक्स है आपकी, ये दोनों मिलाकर आपके प्रोजेक्ट का 80-85% या उससे भी ऊपर हो गया। तो बाकी बचे 10 से 15% में आप क्या ऐसा कर लेंगे कि आप अफोर्डेबल बना लेंगे? तो इसलिए ये प्ले हो ही नहीं पाता। ये बनता है वहाँ जहाँ पर कि ज़मीन आपको यहाँ से काफ़ी कम कीमत पर मिले, जहाँ पर बाकी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम हो जाएं। देखिए, एक छोटा सा हम वैल्यूएशन में जो सिद्धांत जानते हैं वो ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है नया, तो उसमें लैंड की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करता है। कहीं पे 60% हो सकती है, कहीं 70, कहीं 80% होती है, और बाकी का बचा हुआ जो होता है वो कंस्ट्रक्शन और अप्रूवल कॉस्ट का होता है। अब अगर आपकी ज़मीन ही अगर 70-75% हो गई, और ज़मीन ऐसी है जिसने कि अपने आप को आउट प्राइस कर लिया मार्केट से, तो आप बाकी के 25% में चाहे आप कुछ भी कर लें, आप उसको अफोर्डेबल बना नहीं पाएंगे। तो आपको जाना वहीं पड़ेगा जो शहर से 30-40-50 किलोमीटर सिटी सेंटर से बाहर हो, जहां पर ज़मीन की कीमत कम हो, और वहां पर आप उन बाकी की सेम कॉस्ट को लेके बना सकें। तो इसलिए ये जो बैलेंस है, ये देखने में तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मुंबई और मुंबई के जो प्रीसिंक्ट्स हैं उनको मिला लें तो ये बड़ा बैलेंस सा है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन भी है, क्योंकि जहां आपको अफोर्डेबल चाहिए वहां आप नहीं बना सकते। आप 50-70-100 किलोमीटर बाहर जाकर बनाएंगे, लेकिन वो अपने आप में इनएफिशिएंट हो जाता है शहर की फंक्शनिंग के लिए। राइट। तो अब आप अगर पॉलिसीज़ की बात करें, तो अगर हमें आपको याद हो 5 साल पहले सरकार की तरफ से
वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स की पॉलिसी आई थी, तो उसमें कुछ प्रोविजंस थे कि कैसे जो लॉक्ड पड़ा हुआ लैंड है प्राइवेट या सरकारी एंटिटीज़ के पास, उनको लाके बनाया जाए। वो पॉलिसी तो अपने आप में अच्छी थी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। राइट। तो उसको काम करने की जरूरत ठीक है निरंजन सर, क्योंकि हैव टू गो, उनके मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तो बस एक छोटा सा सवाल सर, फिर आप बिल्कुल प्रोग्राम छोड़ सकते हैं। और वो ये कि जीएसटी की जो अनाउंसमेंट हुई है, एक तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिवाली पे देंगे, उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा कॉस्टिंग पे, अगर हम कहें कि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग या उस वाले सेगमेंट पर जहां पर इनपुट कॉस्ट में भी शायद उससे थोड़ी कम होती हुई नजर आए? तो हमारे काफी जो रियल एस्टेट्स की इनपुट्स हैं, वहाँ 28% कॉस्ट है सीमेंट, स्टील एंड अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो भी कंसल्टेंसी एंड अदर चार्जेस, लेबर वगैरह का जो है, वहाँ 18% जीएसटी लग रही है। तो ये दोनों काफी हाई एंडेड है, और हमें इनको सेट ऑफ नहीं मिलता, हम रियल एस्टेट में इसमें सेट ऑफ नहीं मिल रहा। सो इसके कारण हमें जो कॉस्टिंग बढ़ रही है, वो इसमें राहत आ जाए तो शायद कुछ सेगमेंट में, स्पेशली अफोर्डेबल सेगमेंट में, काफी परिवर्तन आ सकता है। तो वो हम देखते हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन एरिया में इसमें राहत आ जाएगी, तो मेरे अंदाज से ज्यादा बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग में हो जाएगी, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अ बिगर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। ये हाई एंड प्रॉपर्टीज में इतना अंतर नहीं आ सकता, इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में या मिड लेवल हाउसिंग सेगमेंट में भी इसमें काफी राहत मिल सकती है।